नमस्कार, मैं हूं मोनिका पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। स्टूडेंट्स, हम सभी पहले एक दूसरी मेंटालिटी के साथ में चल रहे थे कि शायद अब हम लोग प्रमोट हो गए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए और देयर विल बी नो एनी एग्ज़ाम्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा एक शेड्यूल चेंज हुआ और आरयू ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि फर्स्ट ईयर वालों को भी एग्ज़ाम्स देने होंगे। हम समझ सकते हैं कि पहले प्रमोशन वाली कंडीशन थी, अब एग्ज़ामिनेशन वाली कंडीशन है, तो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत हो रही होगी, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होंगी इस चीज़ के ऊपर। लेकिन इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, आप सभी की हेल्प करना हमारा पहला काम है, पहली ड्यूटी है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए आप सभी के लिए बियानी लॉ कॉलेज की तरफ से ये ऑनलाइन क्रैश कोर्स की तरफ से एक ऐसी पहल की जा रही है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेगी। द ऑनलाइन क्रैश कोर्स, इस पूरे के पूरे क्रैश कोर्स में हम LLB फर्स्ट ईयर के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई मीन टोटल 9 सब्जेक्ट्स का एक क्रैश कोर्स पैकेज आपको देने वाले हैं। इस पूरे क्रैश कोर्स में आपके सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि शॉर्ट ड्यूरेशन पर, इस डेडलाइन पीरियड पर, इस शॉर्ट टर्म के ऊपर आप बहुत स्मार्टली अपनी tैयारियाँ करते हुए अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा ऑनलाइन क्रैश कोर्स आप सभी के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। LLB फर्स्ट ईयर के लिए जो मेरा सब्जेक्ट है दैट इज़ हिंदू लॉ, हिंदू विधि किसे कहते हैं। तो जब हम हिंदू की बात करते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन हिंदू लॉ के अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ एक लीगल वर्ड्स से परिचित करवाना चाहती हूँ। द फर्स्ट इज़ कोडिफाइड लॉ एंड द सेकेंड इज़ अनकोडिफाइड लॉ। स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम किसी भी कानून को पढ़ते हैं, जब हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं, तब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि क्या ये लॉ, ये कानून एक कोडिफाइड लॉ है या फिर ये कानून एक अनकोडिफाइड लॉ है। जो कोडिफाइड लॉ होता है, कोडिफाइड लॉ हमेशा सेक्शंस में होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, और अनकोडिफाइड लॉ कभी भी सेक्शन में नहीं होता। अनकोडिफाइड लॉ के केस में आपको केस लॉज मिलेंगे, आपको केसेस मिलेंगे, किसी राइटर की लिखी हुई कुछ बातें मिलेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस मिलेंगे, थ्योरेटिकल बुक्स मिलेंगी, बट देयर विल बी नो एनी सेक्शन। हिंदू लॉ कोडिफाइड यानी कि सेक्शंस और अनकोडिफाइड यानी कि विदाउट सेक्शन, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन में तैयार किया हुआ एक लॉ है। उसका कारण ये है कि लॉ का कोडिफिकेशन, यानी कि पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेटिव असेंबली ने जब भी कोई कानून बनाया होगा, वो कानून बनाने का समय 1955-1956 के आसपास रहा था। तो क्या उससे पहले कोई हिंदुओं से संबंधित एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी? क्या उस समय से पहले हिंदू नहीं थे? क्या उस समय से पहले हिंदुओं के बीच में शादियां नहीं हुआ करती थी? क्या उससे पहले हिंदुओं के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं हुआ करते थे? क्या इससे पहले पार्टीशन नहीं हुआ करता था, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं हुआ करती थी, किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ करता था, पारिवारिक संबंध नहीं बिगड़ा करते थे, नामकरण संस्कार नहीं हुआ करता था, अडॉप्शन नहीं हुआ करता था? सब कुछ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नहीं था तो एक कोडिफाइड लॉ। और इसीलिए इस पूरे के पूरे हिंदू लॉ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज कोडिफाइड लॉ एंड द सेकेंड इज अनकोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ का मतलब होता है स्टूडेंट संहिताबद्ध विधि, यानी कि एक ऐसी विधि जिसे कि एक पुस्तक के अंदर कोडिफाइड कर दिया है, संहिताबद्ध, सिस्टमैटिक कर दिया गया है। और चूंकि उसको सिस्टमैटिक कर दिया गया है, उसको कोडिफाइड कर दिया गया है, इसीलिए ये एक कोडिफाइड ऑथेंटिक लॉ के रूप में जानी जाती है। इसके बाद आपके दूसरी तरफ आता है अनकोडिफाइड लॉ, जहाँ पर कुछ चीज़ें सिस्टमैटिकली भी मिलेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी चीज़ें सेक्शंस में मिले। वहाँ पर किसी भी जज ने कोई इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है उसकी बात होगी,
वहाँ पर किसी भी जूरिस्ट, किसी भी राइटर ने अपने अपने विचारों के अकॉर्डिंग जो जाना, जो समझा, जो देखा, वो उसने अपनी किताब के अंदर लेखबद्ध किया, लिखा, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो इसीलिए ये एक अनकोडिफाइड लॉ का पार्ट भी कहलाता है। हिंदू लॉ को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे इस हिंदू लॉ सब्जेक्ट में आप 4 एक्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि 4 अधिनियम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तीसरा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम। लास्ट हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। तो पूरे के पूरे इस हिंदू लॉ में हम इन सारे 4 एक्ट को ही पढ़ने वाले हैं। और चूंकि मैंने आपको एक्ट का नाम दिया है, यानी कि मामला बिल्कुल क्लियर है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके कोडिफाइड लॉ, यानी कि एग्जैक्टली उस ऑथेंटिक लॉ को हम पढ़ेंगे जो हमारी पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने हमको बनाकर दिया है। इसके बीच बीच में हम कुछ अनकोडिफाइड लॉ का पार्ट भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि 1955 से पहले भी तो हिंदूज़ के कॉन्सेप्ट रहे होंगे, शादियों के कॉन्सेप्ट रहे होंगे, एलिमेंट्स रहे होंगे, ज़रूरी बातें रही होंगी। तो उसके पीछे क्या लॉजिक, क्या कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ये सारी की सारी चीज़ें हम हमारे सब्जेक्ट हिंदू लॉ में पढ़ेंगे। चूँकि हिंदू लॉ पढ़ने जा रहे हैं, हिंदू लॉ को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसी बात के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, हु इज़ हिंदू, आखिर हिंदू कौन होता है। बड़ा अजीब क्वेश्चन है कि हिंदू कौन है। हमने आज तक ये तो सुना है कि ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये जाट है, ये राजपूत है, लेकिन हिंदू कौन है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कास्ट एक अलग चीज़ है और रिलीजन एक अलग चीज़ है। जाति एक अलग होती है और धर्म एक अलग बात होती है। जब हम जाति की बात करते हैं तो जातियाँ अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, SC, ST, OBC, जनरल वगैरह वगैरह, ये सब कास्ट है। लेकिन जब हम बात धर्म की करते हैं, रिलीजन की करते हैं, तब हम मोमडन्स लॉ को देखते हैं, हम क्रिश्चियंस को देखते हैं, हम पार्शियंस को देखते हैं, हम ज्यू यहूदियों को देखते हैं। ये कुछ अलग अलग धर्म हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि आखिर हिंदू कौन होता है। पहले आप मेरे इन 3 पॉइंट्स को सुनिए। अ पर्सन इज हिंदू हु इज बाय बर्थ हिंदू। अ पर्सन इज हिंदू हु इज बाय रिलीजन हिंदू। एंड अ पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पार्शियन और जू इज ऑल्सो अ हिंदू। एक ऐसा व्यक्ति हिंदू है जिसने कि हिंदू परिवार में जन्म लिया है। ज़रा सोचिए, जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है या बच्ची का जन्म होता है तो क्या कभी ये सवाल किया जाता है ये कौन है? इट इज़ ऑब्वियसली हिंदू, क्योंकि उसके मम्मी हिंदू, उसके पापा हिंदू, हिंदू परिवार में जन्म लिया है, हिंदू परिवार के खानदान में जन्म लिया है, तो वो बच्चा ऑब्वियसली हिंदू ही कहलाएगा। जिस व्यक्ति ने जिस परिवार में जन्म लिया है और उस परिवार का पूरा सेटअप यदि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग रहा है, पेरेंट्स आर हिंदू, मदर इज हिंदू, फादर इज हिंदू, देन ऑब्वियसली द सन और डॉटर विल बी ट्रीटेड एज अ हिंदू। सेकंड, बाय रिलीजन हिंदू। अब हम धर्म की बात कर रहे हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म को ही अपना लिया है, उसने हिंदू धर्म में जन्म नहीं लिया है, लेकिन एक पर्सन हु इज रिलीजन बाय हिंदू, हु इज बाय रिलीजन हिंदू, दैट इज ऑल्सो हिंदू। सोचिए, एक बच्चा है मोमडन, लेकिन उसको नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसको मस्जिद में जाना भी अच्छा नहीं लगता, उसको कहीं पर रोज़े रखने के लिए कहा जाए तो उसको रोज़े रखना भी अच्छा नहीं लगता।
उसको अल्लाह भी उतना समझ नहीं आए कभी, लेकिन उसको राम और कृष्ण अच्छे लगते हैं। उसको नमाज की जगह रामायण और महाभारत अच्छी लगती हैं, गीता अच्छी लगती है। उसको किसी भी तरह से यदि व्रत रखने को कहा जाए तो उसे रोज़े नहीं, उसे नवरात्रे समझ में आते हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपने धर्म को छोड़कर, अपने रिलीजन को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को यानी कि हिंदू धर्म को अपना लिया है, देन द पर्सन विल बी ट्रीटेड एज हिंदू। सेम कॉन्सेप्ट हिंदू से मोमडन्स पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। हो सकता है किसी को रामकृष्ण नहीं समझ में आकर अल्लाह बहुत अच्छे लगते हों। हो सकता है किसी को मंदिरों में मूर्ति पूजा की जगह नमाज पढ़ने में ज़्यादा सुकून फील होता हो। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर स्विच करता है, देन वो एक मोमडन लॉ के रूप में, एक मुस्लिम के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो अभी हम हिंदू की बात करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि हिंदू परिवार में जन्म लिया है, वो हिंदू है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदू परिवार में जन्म लिया हुआ नहीं था, लेकिन उसका ब्रॉटअप, उसकी केयरिंग, उसको इंटरेस्ट, उसके नेचर, उसके बिहेवियर और उसके धर्म परिवर्तन की वजह से वो व्यक्ति हिंदुओं के रूप में ट्रीट किया जाएगा। और तीसरा, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पार्शियन और जू। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और हिंदुओं के भगवान हैं। बाकी सबके अपने अपने गुरु हैं। मोमडन्स के अपने अल्लाह हैं, पार्शियन के अपने कुछ और हैं, क्रिश्चियंस के अपने जीसस हैं। तो हमारे भगवान हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उसी तरीके से उस व्यक्ति को हिंदू के रूप में ही ट्रीट कर दिया जाएगा। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, नॉट अ क्रिश्चियन, नॉट अ पार्शियन और जू। खुला दरबार है साहब। यदि कोई इन चारों धर्मों में नहीं आ रहा है, जो इन चारों धर्मों की कैटेगरी से बाहर है, उसको हिंदू धर्म मुक्त हृदय से, खुले हाथों से एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर एक केस मुझे याद आता है, स्टूडेंट्स, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास। इस केस में एक व्यक्ति के मंदिर में एंट्री करने को लेकर पूरा का पूरा मैटर खड़ा हुआ था। जब ये पूरा मैटर खड़ा हुआ तो उस व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर इस बात को चैलेंज किया कि मैं लोअर कैटेगरी में आता हूँ, मैं यदि कोई माइनर कैटेगरी में यदि आता हूँ तो मुझे मंदिर में प्रवेश क्यों ना दिया जाए। यदि मैं कास्ट वाइज लोअर कैटेगरी में हूँ, लेकिन धर्म के हिसाब से मैं हिंदू हूँ और हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश कभी भी वर्जित नहीं था, तो यदि एज अ हिंदू मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं है तो किस एज अ कास्ट आप किस तरह से मंदिर में प्रवेश को मतलब प्रोहिबिटेड कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष को माना, उसकी बात को एक्सेप्ट किया और ये डिसाइड किया कि धर्म एक अलग चीज़ है, जाति एक अलग चीज़ है, और जाति के अनुसार कोई भी व्यक्ति हिंदू के रूप में ही ट्रीट किया जा रहा है तो उसका किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसे परिसर में एंट्री को मना नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, सोर्सेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स की कोई चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कोई चीज़ कहाँ से उत्पत्ति हुई है, किसी चीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किसी चीज़ का सृजन कहाँ से हुआ है, कोई चीज़ निकली कहाँ से है। तो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, जैसा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदू लॉ के सोर्सेस को मतलब हिंदू लॉ के 4 बेयर एक्ट हैं। 1955 का एक एक्ट है और बाकी के आपके तीनों एक्ट 1956 के हैं। क्या 1955 से पहले शादियां नहीं होती थी? क्या 1955 से पहले हिंदुओं के किसी कॉन्सेप्ट को बात नहीं की जाती थी? क्या 1955 से पहले ऐसा कोई काम नहीं हुआ करता था जिसकी ज़रूरत हो? ऐसा नहीं है। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ ये आपको बताएगा कि आखिर इस हिंदू लॉ का एक्चुअल ओरिजिन कहाँ से हुआ
और एक्चुअल ओरिजिन होने के बाद आज तक की डेट में भी ऐसे कौन कौन से साधन हैं, ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, जहाँ से हिंदू लॉ संबंधित है। हिंदू लॉ के सोर्सेज को स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट एंशियंट सोर्सेज और दूसरा पार्ट मॉडर्न सोर्सेज। एंशियंट सोर्स को अगेन 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड कस्टम्स एंड यूसेजेस। श्रुति, स्मृति, टीका टिप्पणी और रूढ़ियाँ और प्रथाएं। देन सेकेंड हैंड पे मॉडर्न सोर्सेज यानी कि आधुनिक स्रोतों को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, सेकेंड प्रेसिडेंट्स एंड थर्ड लेजिस्लेशन। साम्य न्याय शुद्ध अंतःकरण का सिद्धांत, लेजिस्लेशन यानी कि विधायन और प्रेसिडेंट्स यानी कि पूर्व निर्णय। अब जरा इन सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड कस्टम्स एंड यूसेजेस। श्रुति, श्रुति का मतलब होता है स्टूडेंट्स सुनना। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में, इनफैक्ट माना नहीं जाता, ये सच है कि प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान, उनकी तपस्या, उनकी साधना, आराधना इतनी चरम सीमा पर हो जाया करती थी, इस लेवल की हो जाया करती थी कि वो साक्षात ईश्वर से बात किया करते थे। हमें इतने पुराने समय में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रहे, उनका साक्षात काली माता से साक्षात्कार हुआ करता था। वो साक्षात काली देवी से बात किया करते थे। तो यदि मैं और प्राचीन समय की बात करूं तो ये सच है कि ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से साक्षात भगवान को इतना विवश कर दिया करते थे कि वो सचमुच उनसे बात करने के लिए आमादा हो जाते थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय ईश्वर ने, साक्षात परमात्मा ने, भगवान ने जो कुछ भी ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया, जो कुछ भी बताया और जो कुछ भी ऋषि मुनियों ने श्रुति सुना और सुनकर जो कुछ भी उन्होंने लेखबद्ध किया, जो कुछ भी उन्होंने लिखा, वो सारी की सारी चीज़ें श्रुति कहलाई। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों के चारों वेद आपके हिंदू लॉ के सोर्स के रूप में आज तक मान्य है। उसका कारण साफ है, क्यों? क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद साक्षात नारायण के थ्रू उत्पत्तित हुए हैं। साक्षात नारायण से इनकी उत्पत्ति हुई है। उन चारों वेदों में शादी जैसे पवित्र संस्कार का भी जिक्र है। उन सभी के सभी चीज़ों में अथर्ववेद फाइनेंशियल चीज़ों का भी जिक्र है। उन सभी की सभी चीज़ों में पुण्य, पवित्र दायित्वों का भी जिक्र है। और ये सभी की सभी चीज़ें हमारे जीवन में आज तक एप्लीकेबल होती हैं। माता पिता का कर्तव्य है संतानों का पालन पोषण करना, संतान का कर्तव्य है माता पिता की बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना, कर्ज से मुक्त रहना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो इन चारों वेदों से कनेक्टेड हैं और आज भी हम उनको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम अपनी पौराणिक चीज़ों से कभी भी विमुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के रूप में एंशिएंट सोर्स का पहला सोर्स कहलाता है श्रुति। जो कुछ भी ऋषि मुनियों ने सुना और सुनने के बाद जो कुछ भी लिखा, वो आपकी हिंदू लॉ के सोर्स के रूप में बन गए। इसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट, दैट इज स्मृति। स्मृति का मतलब होता है स्टूडेंट्स याद रखना। याद रखना का मतलब है कि आज मैंने मेरे जीवन में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना,
जो कुछ भी समझा। मैं एक बार में तो सारी चीज़ों को लिख कर ख़त्म कर नहीं सकती। हो सकता है मेरे जीवन में, मेरे बुढ़ापे में कुछ चीज़ें मैं देखूँ। हो सकता है मेरे जाने के बाद कुछ ऐसे ट्रिमेंडस चेंजेस आ जाएं, कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाएं जो मेरी आगे वाली जनरेशन और मुझ में एक अच्छा वेरिएशन रखते हों। इसीलिए एक पुराने ऋषि मुनियों की आगे आने वाली संतानों ने, उनकी भावी पीढ़ियों ने, उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने जो कुछ भी अपने पुराने लोगों से, अपने बुजुर्गों से सुना और सुनने के बाद जो प्रैक्टिकली लाइफ में देखा और जो कुछ भी उनको याद रहा, उन सारी चीज़ों को उन्होंने फिर एक किताब के अंदर लेखबद्ध किया, कोडिफाइड किया, लिखा। ये कहलाई स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद रखना। जो कुछ भी सुना, देखा और देखने और सुनने के बाद जो कुछ भी याद रहा, वो सब कुछ जो आपने लिखा, यानी कि उसको रिटन फॉर्मेट में तैयार किया, वो भी एक सोर्स के रूप में तैयार हो गया। इसके बाद आपका आता है तीसरा पॉइंट, दैट इज कमेंट्रीज, टीका टिप्पणियाँ करना। कमेंट्रीज का मतलब तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी के ऊपर भी अपनी टिप्पणियाँ देना। सोचिए, एक शादी, एक फंक्शन में आप जाते हैं। जब अपन किसी शादी या फंक्शन में जाते हैं तो 5 अलग अलग लोग या 50 अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतना बड़ा गार्डन करने की कहाँ ज़रूरत आ रही थी। कुछ लोग कहते हैं यार अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा गार्डन है तो थोड़ा स्पेशियस है घूमने फिरने के लिए। कुछ लोग जब अपन खाना खाने बैठते हैं तो कुछ लोगों का कहना होता है कभी भी खाने में ना इतने आइटम्स भी नहीं होने चाहिए कि समझ में ही ना आए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कुछ लोगों का कहना होगा यार कम से कम शादी पार्टी में जब तक इतने आइटम नहीं होना तब तक मज़ा ही नहीं आता। कुछ लोगों का कहना होगा कि डेकोरेशन पे इतना खर्च करने की कहाँ ज़रूरत थी, इससे तो ब्राइड और ग्रूम को अपने कॉस्ट्यूम्स के ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए था। इट इज़ दे वर लुकिंग वेरी सिंपल, यू नो। कुछ लोगों का कहना है यार ड्रेस तो ना ब्राइड एंड ग्रूम के लिए बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए वरना परेशान हो जाते हैं। यस, डेकोरेशन मैटर्स, क्योंकि आपके जितने भी गेस्ट आते हैं वो आपके डेकोरेशन, आपकी कैटरिंग और इन सारे अरेंजमेंट्स को देखकर ही एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। सोचिए, एक शादी, एक फंक्शन, सेम प्लेस, सेम फूड, सेम आइटम्स, सेम डेकोरेशन, बट व्यूज आर डिफरेंट। इट इज कॉल्ड कमेंट्रीज, टीका टिप्पणियां करना। उस समय जब सोसाइटी में जो गतिविधि रही होगी, शादी को लेकर, पारिवारिक झगड़ों को लेकर, पति पत्नी के अलग होने को लेकर, किसी को अडॉप्ट करने को लेकर, मेंटेनेंस करने को लेकर, कोई नामकरण संस्कार को लेकर, या जिस भी टॉपिक के ऊपर उस समय जब जो जैसी गतिविधि रही होगी, उस गतिविधि के बारे में अपने अपने विचारों को देना, अपने अपने विचारों को मेंशन करना और फिर फाइनली एक किताब के अंदर उसको जाकर मेंशन कर देना, आपकी कमेंट्रीज बन गई और कमेंट्रीज आपके हिंदू लॉ का सोर्स बन गई। इसके बाद आपका आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज कस्टम्स एंड यूसेजेस, यानी कि रूढ़ियाँ और प्रथाएं। रूढ़ियाँ और प्रथाएं, जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि कुछ ऐसे परंपराएं, कुछ ऐसी ट्रेडिशंस जो सबसे चल रही हैं और अब तक चल रही हैं, जो कि लगातार हो, सर्टेन हो, निश्चित हो, कांस्टेंट हो, लॉजिकल हो, पब्लिक पॉलिसी यानी कि लोक नीति के अनुकूल हो, सही हो, किसी के शरीर को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हो, पूरी सोसाइटी, पूरे समाज उससे कंफर्टेबल हो, ऐसी कोई भी चीज़ रूढ़ियाँ और प्रथाओं का रूप धारण कर लेती है। ये रूढ़ियाँ, ये प्रथाएं तब से चल रही हैं और अब तक चल रही हैं। इसीलिए इन रूढ़ियों और प्रथाओं को हमेशा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये रूढ़ियाँ और प्रथाएं हमेशा लॉजिकल ही होनी चाहिए। इसके बाद आपका एंशिएंट सोर्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है और आपका मॉडर्न यानी कि नवीन स्रोत यानी कि मॉडर्न सोर्सेस का पार्ट यहाँ पर शुरू होता है। पहला है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, साम्य, न्याय, शुद्ध अंतःकरण का सिद्धांत,
दूसरा है लेजिस्लेशन यानी कि विधायन, और तीसरा है प्रेसिडेंट्स यानी कि पूर्व निर्णय। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय देना, इक्विटी का मतलब होता है समानता देना, और गुड कंसाइंस का मतलब होता है शुद्ध अंतःकरण का सिद्धांत। ये तीनों की तीनों बातें मिलाकर ये कहती हैं कि जहाँ तक हो सके जजेस को अपना जजमेंट देते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, हर व्यक्ति कानून की दृष्टि में यानी कि इन द आई ऑफ लॉ एवरीबडी सिमिलर, हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान हो, और गुड कंसाइंस यानी कि जब भी आप जजमेंट दें एज अ जज, एज अ लॉर्डशिप, आपको अपने कॉन्शियस, अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी को भी पूरी तरीके से अप्लाई कर लेना चाहिए। कभी कभी जो दिखता है ऐसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। इसीलिए जजेस को कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति न्यायाधीश की सीट पर बैठता है, एक निर्णायक की भूमिका निभा रहा होता है, तब साक्षात भगवान उसकी सहायता करते हैं ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो सके। तो जजेस को भी अपने अंतःकरण, अपने विवेक, अपनी समझदारी, अपने हृदय की बात को भी हमेशा सुनना चाहिए। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है लेजिस्लेशन, दैट इज विधायन। विधायन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई कानून बनता है, वो सारे के सारे बने हुए ऑथेंटिक कानून, वो सभी के सभी बने हुए एक प्रॉपर कानून, बेयर एक्ट, एक कोडिफाइड लॉ आपका लेजिस्लेशन कहलाता है, जिसे कि हम धाराओं में पढ़ते हैं, जिसे कि हम सेक्शन टू सेक्शन पढ़ते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को सेक्शन टू सेक्शन पढ़ते हैं तब हमें इधर और उधर की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि ये सेक्शन कह रहा है कि इस अपराध के लिए इतनी सज़ा तो इतनी सज़ा, यदि ये सेक्शन कहता है कि एक पति की ड्यूटी है पत्नी का मेंटेनेंस करना तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक बातें हैं कि हम लेजिस्लेशन को फॉलो करने के लिए बाउंड हैं। और आपका तीसरा पॉइंट है प्रीसीडेंट यानी कि पूर्व निर्णय। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व निर्णय, और पूर्व निर्णय का मतलब होता है पहले से ही दिए गए कोई भी जजमेंट। पहले से दिए गए कोई भी जजमेंट का मतलब होता है कि एक बार यदि किसी जज ने किसी जजमेंट को दे दिया तो वो आगे आने वाले जजेस के लिए एक गाइडलाइन का काम करता है। यदि शादी के बारे में कोई केस है, डिवोर्स के बारे में कोई केस है, कोई जुडिशियल सेपरेशन के बारे में कोई केस है, कोई अडॉप्शन के बारे में कोई भी केस है, तो जिस टॉपिक के ऊपर यदि किसी कोर्ट ने कोई ऐतिहासिक, कोई हिस्टोरिकल, कोई भी इम्पोर्टेंट जजमेंट दे दिया है, ये सभी के सभी जजमेंट्स आगे आने वाली कोर्ट्स के लिए, आगे आने वाले जजेस के लिए एक गाइडलाइन का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज। चूँकि अब हम इस चीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज, तो हमारे लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि शादी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, हमें पता है, और हमारे लिए तो शादी का मतलब भैया सिंपल इतनी सी चीज़ होती है कि किसी की शादी में जाओ, आराम से मटर पनीर की सब्जी के ऊपर फोकस करो, एक अच्छा सा डेकोरेशन एंड डांस पार्टी अटेंड करो एंड दैट्स इट। लेकिन अब जब हम बात लीगलिटी की पढ़ रहे हैं, लीगल वैलिडिटी की पढ़ रहे हैं, तो हमको ये समझना ज़रूरी होगा कि मैरिज इज़ नॉट सफिशिएंट इफ़ इट इज़ मैरिज। हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या उसने मैरिज के एसेंशियल एलिमेंट्स को, ज़रूरी सभी शर्तों को पूरा किया है भी या नहीं। किसी भी वैलिड मैरिज के लिए, किसी भी एक सही शादी के लिए, एक किसी भी लीगल मैरिज के लिए कुछ एक एलिमेंट्स का कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है किसी भी हिंदू मैरिज के लिए। फर्स्ट, यदि आप हिंदू मैरिजेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हिंदुओं की मैरिज के लिए सबसे पहले दो हिंदुओं का ही होना ज़रूरी है। मैंने ये भी चीज़ आपको भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताई थी कि कास्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड रिलीजन इज़ अ डिफरेंट थिंग। कास्ट एक अलग बात होती है और धर्म एक अलग बात होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी SC ST से ब्राह्मण में, ब्राह्मण से OBC में,
बनिए से क्षत्रिय में, क्षत्रिय से किसी और कैटेगरी में, राजपूत से किसी कायस्थ में, कायस्थ से किसी ब्राह्मण में, ब्राह्मण से किसी राजपूत में, जाट में, वगैरह वगैरह। यदि ऐसे किसी भी कंडीशन में शादी करता है तो ये शादी एक हिंदू मैरिज के रूप में ट्रीट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की शादियों के बीच में सिर्फ उनकी कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस नहीं है। लेकिन यदि एक हिंदू एक मुस्लिम से शादी करना चाहता है, एक क्रिश्चियन एक हिंदू से शादी करना चाहता है, एक हिंदू किसी पार्शियन से शादी करना चाहता है, तो इस तरह की कोई भी मैरिज आप हिंदू मैरिज एक्ट में कवर नहीं कर सकते हैं। इस तरह की मैरिज के लिए आपको हिंदू मैरिज एक्ट से बाहर निकलना पड़ेगा और ये मैरिजेस केवल और केवल आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट में ही ट्रीट की जाएंगी। यस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 1955 के सेक्शन 2 में भी हु इस हिंदू के बारे में बताया गया है। बातें वही सारी हैं, अ पर्सन हु इज़ हिंदू की जो कि बाय बर्थ हिंदू, बाय रिलीजन हिंदू, एंड अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पार्शियन और जू। लेकिन सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इस बारे में बात करता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में इस बारे में बात की गई है और उसमें पहली शर्त ही इस बात की रखी गई है दैट देयर मस्ट बी 2 हिंदूज। सबसे पहले तो वहाँ पर 2 हिंदू होने चाहिए। दूसरी बात, मैरिजेबल एज, लड़की की शादी की आयु 18 साल, यानी कि लड़की की मैरिजेबल एज शुड बी 18 ईयर्स एंड द बॉय शुड बी ऑफ 21 ईयर्स। एक लड़की की शादी की एज 18 और एक लड़की की शादी की एज 21 होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैम ये लॉजिक तो कभी कभी अप्लाई होता भी है और कभी कभी अप्लाई नहीं भी होता। यस, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज में शादी की अनिवार्य शर्तों में ये शर्त भी रखी गई है कि यदि लड़की 18 से कम और यदि लड़का 21 साल से कम एज में शादी कर लेता है तो ऐसी शादी को वैलिड मैरिज के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर 2 नियम भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट इज ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी, OPTION, ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी, PUBERTY, और दूसरा नियम है फैक्टम वैलेट प्रिंसिपल, फैक्टम वैलेट का सिद्धांत। यहीं पर ये 2 टॉपिक्स आपको समझने बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी का मतलब होता है हिंदी में वयस्कता का नियम। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लड़के की मैरिजेबल एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की मैरिजेबल एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि गलती से किसी भी लड़की की शादी 18 साल से कम की एज में कर दी जाती है तो उसको ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी होता है। उसके पास में वयस्कता का नियम यहाँ पर उसकी सहायता करता है। और वयस्कता का नियम यानी कि ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी ये कहता है कि यदि किसी लड़की की शादी यानी कि यदि किसी भी पर्सन की शादी 18 साल से या उसकी मैरिजेबल एज से कम एज में कर दी जाती है तो वो अपनी प्रॉपर मैरिजेबल एज आने से पहले अपनी शादी का रेप्यूडिएशन, कैंसिलेशन, निराकरण कैंसिल करवा सकता है। इसीलिए आप सभी के लिए और आप सभी को पता होना चाहिए इस बात के लिए कि अक्षय तृतीया पर देवउठनी 11 पर आज भी ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पर बच्चों की शादियां या मैरिजेबल एज से कम की शादियां कर दी जाती है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। और यदि इस तरह की कोई भी मैरिज कर दी जाती है तो यदि वो पार्टी चाहे, यदि वो कपल चाहे, यदि वो व्यक्ति चाहे, यदि वो बच्चा या बच्ची चाहे तो अपनी मैरिजेबल एज से पहले अपनी शादी का रेप्यूडिएशन, कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा पॉइंट, फैक्टम वैलिड का सिद्धांत, फैक्टम वैलिड का प्रिंसिपल। फैक्टम वैलिड प्रिंसिपल स्टूडेंट्स ये कहता है कि एक ऐसा काम जो नहीं करा जाना चाहिए था, एक ऐसा काम जो नहीं किया जाना चाहिए था लेकिन यदि कर दिया जाता है तो चलो इसे सही मान लेते हैं। अ वर्क
which has not to be done, but if it is done तो it will be treated as a valid. एक काम जो नहीं किया जाना चाहिए था लेकिन कर लिया है तो चलो अब इसे वैलिड ही मान लो। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज में हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि लड़की की एज 18 और लड़की की एज 21 होनी चाहिए, यानी कि यदि कोई भी शादी 18 साल से कम या 21 साल से कम फॉर अ फीमेल और अ मेल करी जाती है तो ये शादी की वैलिड मैरिज के रूप में ट्रीट नहीं करी जाएगी। लेकिन अब यदि कर दी है, अब शादी यदि हो ही गई है तो चलिए अब इस मैरिज को वैलिड मैरिज के रूप में मान लेते हैं। तो ये दो जो नियम हैं आपको यहाँ समझने सही रहेंगे। द फर्स्ट इज ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी एंड द सेकेंड इज फैक्टम वैलिड का सिद्धांत। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज? द फर्स्ट इज देयर मस्ट बी 2 हिंदूज, सेकेंड इज मैरिजेबल एज, द गर्ल शुड बी ऑफ 18 ईयर्स एंड द बॉय शुड बी ऑफ 21 ईयर्स। इसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, दैट इज व्हाट? दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज एंड द मेन पॉइंट इज बाइगेमी। बाइगेमी का ऑफेंस क्या कहता है? बाइगेमी का ऑफेंस ये कहता है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को जीवित रहते हुए, यानी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के जिंदा रहते हुए और एक वाइफ अपने हस्बैंड के जीवित रहते हुए कोई शादी करता है तो इस तरह की शादी एक वैलिड मैरिज के रूप में ट्रीट नहीं की जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि नो स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय पति का कोई जीवित पत्नी या पत्नी का कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, यदि या तो जीवित वाली बात रख लीजिए और यदि जीवित है भी तो आपने उससे डिवोर्स ले लिया हो। यदि आपने अपने हस्बैंड के रहते हुए दूसरी शादी की, वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी की, देन दिस विल बी ट्रीटेड एज बाइगेमी ऑफेंस। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एसेंशियल एलिमेंट्स में कि किसी भी व्यक्ति की शादी थ्रेट में, प्रेशर में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, मिसरिप्रेजेंटेशन में, फ्रॉड के साथ में नहीं की जानी चाहिए। यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति की शादी डराकर, धमकाकर, धमकी देकर, प्रेशर देकर, टॉर्चर करके या किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस, दबाव के साथ करी जाती है तो इस तरह की शादी को वो वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। बल्कि डिक्लेयर कराने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह की शादी एक वॉइड मैरिज के रूप में ही डील की जाएगी। ओके तो यहाँ पर इस बात पर आप ध्यान ज़रूर दें कि दिस टाइप ऑफ मैरिज विल बी ट्रीटेड एज अ वॉइड मैरिज। पता चले कि एक व्यक्ति के सर पर यहाँ बंदूक रखकर ये कहा जाता है कि यदि तूने मेरे बेटे से शादी नहीं करी तो मैं तुझे अभी मार दूंगा, दिस इज़ नॉट अ वैलिड मैरिज। आपको फ़ोटो किसी की दिखाई गई, शादी किसी और से कर दी, दिस इज़ नॉट अ वैलिड मैरिज। आपको ये कहा जाता है यदि आपने मेरे बेटे से शादी नहीं करी तो आपके छोटे भाई को मार दिया जाएगा, दिस इज़ नॉट अ वैलिड मैरिज। इसके बाद आपका 2 पॉइंट और आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज में। द फर्स्ट इज सपिंडास एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। जब तक कि कस्टम्स एंड यूसेजेस, जब तक कि रूढ़ियाँ और प्रथाएं अलाउ नहीं करती हो, जब तक कि कस्टम्स एंड यूसेजेस, जब तक कि रूढ़ियाँ और प्रथाएं अलाउ नहीं करती हो, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने सपिंडों में शादी नहीं कर सकता है। सपिंडों का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जहाँ पर आप अपने माता या पिता से 3rd या 4th जनरेशन तक जुड़े हुए हैं। एक बेटा अपनी माँ से, नानी से, दादी से, परनानी से, परदादी से, अपनी बेटी से, पोती से, पड़पोती से शादी नहीं कर सकता। एंड सेम विद द फीमेल। एक फीमेल अपने पापा से, दादा से, नाना से, परनाना से, दादा से, अपने बेटे से, पोते से, पड़पोते से, इस तरह के किसी भी व्यक्ति से मैरिज नहीं कर सकती। यानी कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप किसी से भी ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं, पिंडों के माध्यम से, सब पिंड हैं, आप ऐसी किसी भी जगह पर शादी नहीं कर सकते हैं।
मेरी पहली लाइन ये थी, जब तक कि कस्टम्स एंड यूसेजेस अलाउ नहीं करती हो। यदि आपकी रूढ़ियों के अनुसार, यदि आपकी प्रथाओं के अनुसार, यदि आपकी कस्टम्स एंड यूसेजेस के अनुसार ये आज तक मान्य रहा है, ये आज तक अलाउड रहा है, ये आज तक क्लियर रहा है कि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, तब आपको लॉ यहाँ पर नहीं रोकेगा। दूसरा पॉइंट आता है आपका दूसरी तरफ कि जब तक कि कस्टम्स एंड यूसेजेस अलाउ नहीं करती हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते जो आपके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप अपने चाचा का बेटा, बुआ का बेटा, मामा का बेटा, फूफा का बेटा, मामी की बेटी, चाची की बेटी, मौसी की बेटी, ऐसे किसी पर्सन से आप शादी नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं restitution of conjugal rights, that is our fourth number point. restitution of conjugal rights क्या कहता है, सुनिएगा। restitution का मतलब होता है पुनर्स्थापना करना, यानी कि दोबारा से स्थापना करना। किस बात की? conjugal rights, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करना। यानी कि अब मामला क्लियर है कि शादी हो चुकी है तो प्रॉब्लम्स आना तो लाजमी है। शादी होने के बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन डोंट वरी, हिंदू लॉ में सभी तरह के प्रोविजंस आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ये कहता है कि अब कुछ समझ में आ रहा है कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस बिगड़ने लगे हैं, या तो किसी जेन्युइन ग्राउंड के ऊपर, किसी सही कारण से, या फिर ऐसे ही बिगड़ने लगे हैं। हो सकता है कभी कभी तो दोनों पार्टीज ही इस बात को चाहती हो कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के प्रति उतनी ही लॉयल हो। एक पार्टी यानी कि पार्टी मीन्स हस्बैंड या वाइफ, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ में उतनी ही लॉयल हो, उतना ही लव एंड अफेक्शन चाहती हो, लेकिन दूसरी पार्टी अननेसेसरी उसके साथ में रिलेशन नहीं बना रही है, नाइदर फिजिकली नॉर मेंटली। ऐसी परिस्थिति में एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ जाकर कोर्ट में इस बात की एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे मेरे दाम्पत्य अधिकार, मुझे मेरे मैट्रिमोनियल संबंध, मुझे मेरे मैरिटल रिलेशनशिप की दोबारा से स्थापना करनी है। कुछ डाइवर्जेंस आ गए हैं, कुछ मनमुटाव आ गए हैं, कुछ सिचुएशंस बदल गई हैं और मुझे इन सारी चीज़ों को ओवरकम करके रेस्टिट्यूशन करना है, दोबारा स्थापना करनी है हमारी इन रिलेशनशिप की। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी परिस्थितियों में कोई भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना किसी युक्ति युक्त कारण के छोड़कर चली जाती है। और जब एक पार्टी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज दूसरी पार्टी को विदाउट एनी रीजनेबल कॉज छोड़कर चली जाती है, तो पहली पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट जाकर एक एप्लीकेशन लगाती है कि प्लीज़ जज साहब उसको कहो कि आए और आकर मेरे साथ में रहे। कोर्ट डेफिनेटली ऐसे मामलों में इंटरफेयर कर सकता है और एक कोर्ट के नोटिस के द्वारा उसको ये आदेश देता है कि आप जाइए और अपने पति अपनी पत्नी के साथ में जाकर रहिए। लेकिन इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में जिस एक बात पर ध्यान दिया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए विदाउट एनी रीजनेबल कॉज जाना ज़रूरी है। यदि आपका पति या पत्नी किसी भी रीजनेबल कॉज के साथ में छोड़कर गए हैं, किसी सही कारण से छोड़कर गए हैं, तो यहाँ पर कोर्ट कैन नॉट बाउंड टू अ पार्टी टू लिव विद योर पार्टनर। अब ये रीजनेबल कॉज क्या होते हैं और रीजनेबल कॉज क्या नहीं होते हैं, इसकी यहाँ सेक्शन में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है।
ये टाइम टू टाइम कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी वाली बात को तो रीजनेबल कॉज समझेंगे और कौन सी वाली बात को रीजनेबल कॉज के रूप में डील नहीं करेंगे। सोचिए, एक पत्नी केवल ये कहकर घर छोड़कर चली जाती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ में तब आकर रहूंगी जब तुम अपने माता पिता से अलग रहोगे। इट इज़ नॉट अ रीजनेबल कॉज। यदि एक पत्नी ये कहकर अपने पति को छोड़कर चली जाती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ में आकर तब रहूंगी जब तुम मुझे सारी की सारी सैलरी दे दोगे, इट इज़ नॉट अ रीजनेबल कॉज। यदि एक पति अपनी पत्नी को ये कहता है कि तुम दूसरे आदमियों के साथ में रिलेशनशिप बनाओ, मैं तो तभी तुम्हारे साथ में आकर रहूँगा, इट इज़ नॉट अ रीजनेबल कॉज। रीजनेबल कॉज से छोड़कर जाना क्या होगा, सुनिए। वाइफ इज़ वेजिटेरियन, लेकिन हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑल टाइम सिर्फ इस बात के लिए फोर्स करता है कि तुम अगर नॉनवेज खाओ, तुम्हें नॉनवेज खाना पड़ेगा। पत्नी तंग आकर अपने पति को छोड़कर चली जाती है, दैट इज़ अ रीजनेबल कॉज। और ऐसे रीजनेबल कॉजेज़ में यदि पत्नी कोर्ट में आकर इस बात को कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है कि मैंने किसी रीजनेबल कॉज से ही अपने हस्बैंड का घर छोड़ा था, कोर्ट कैन नॉट बाउंड टू अ वाइफ। हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्स करता है कि तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ में भी फिजिकली रिलेशनशिप मेंटेन करने होंगे, कौन सहन कर सकता है। एक वाइफ यदि हस्बैंड का घर छोड़कर चली जाती है, इट इज़ अ रीजनेबल कॉज। इन पूरी सिचुएशंस पे सारा का सारा खेल, सारा का सारा मामला, मुद्दा सब कोर्ट की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बातों को रीजनेबल कॉज के रूप में ट्रीट करती है और किस तरह की बातों को रीजनेबल कॉज के रूप में ट्रीट नहीं करती है। जब आप अपनी बुक को या किसी भी कंटेंट को देखेंगे, तब आपको कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स इसके ऊपर दिखाई दे जाएंगे, जहाँ पर कोर्ट ने कुछ मुद्दों को रीजनेबल कॉज माना है और कुछ मुद्दों को रीजनेबल कॉज नहीं माना है। ओके, इसके बाद हम हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स। स्टूडेंट्स, आप सभी ने सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, 1 2 3 4 5 6 स्टेयर्स। मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा शादी से लेकर डाइवोर्स तक का कॉन्सेप्ट एक सीढ़ियों की तरह होता है। द स्टेयर नंबर 1 इज मैरिज, स्टेयर नंबर 2 इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, स्टेयर नंबर 3 जुडिशियल सेपरेशन एंड स्टेयर नंबर 4 इज डिवोर्स। सबसे पहले हम शादी करते हैं। शादी करने के बाद कभी कभी दोनों पार्टीज़ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती हैं, प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, मनमुटाव होने लगते हैं, एक दूसरे के साथ में नहीं बनती है। हो सकता है कभी आपस में ये सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हो सकता है कभी एक पार्टी दूसरे पार्टी को छोड़कर चली जाती हो सकता है कभी कोर्ट के कहने से पार्टी दोबारा साथ आकर रहने लग जाती हो। तो अलग अलग बातें हैं। स्टेयर नंबर 3 एंड स्टेयर नंबर 4 इज जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण का मतलब होता है जुडिशियली उन लोगों को अलग किया जा रहा है, लेकिन तलाक नहीं दिया गया है। जब हस्बैंड और वाइफ को, दोनों को या किसी एक को ऐसा लगने लग जाता है कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, या पत्नी को लगता है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, या पति को लगता है मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता, या दोनों को ऐसा लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते, तो वो कोर्ट में जाते हैं और डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं या कोई रिट लगाते हैं, व्हाटएवर। जैसे एक माँ होती है कि कभी भी किसी बच्चे की शैतानी करने पर उसे पहली बार में कभी तेज चांटा नहीं मारती, सबसे पहले समझाती है, मनाती है, कन्विंस करती है, आंख दिखाती है, डराती है, थप्पड़ दिखाती है, और जब लास्ट में कुछ भी नहीं बैठता तो फिर थप्पड़ लगा ही देती है। कोर्ट भी कभी किसी सामने वाली पार्टी के द्वारा यदि एप्लीकेशन आ भी जाती है, रिटा भी जाती है कि हमको अलग होना है, तो कोर्ट कभी भी एक बार में बहुत खुशी खुशी उन्हें डिवोर्स की डिग्री नहीं दे देती। डिग्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स जजमेंट। यहाँ पर एक बार में डिवोर्स की डिग्री नहीं दे दी जाती है। कोर्ट पहले उन्हें समझाती है, कन्विंस करती है, उन्हें उनका पास्ट याद दिलाती है, उनका लव, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली उनकी हैप्पीनेस को याद दिलाती है, उनके बच्चों को याद दिलाती है।
बहुत समझाती है, बहुत कन्विंस करती है, मीडिएटर बिठाती है, बिचौलिया बिठाती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है, अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश करती है। लेकिन जब अल्टीमेटली सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोर्ट फिर भी पहली बार में डिवोर्स की डिक्री का मतलब जजमेंट देने के बजाय उनका जुडिशली सेपरेशन करती है। जुडिशली सेपरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वो उनको 1 साल तक जुडिशली सेपरेट करती है, लेकिन साथ रहने की सलाह भी देती है। उन्हें 1 साल का टाइम दिया जाता है इस बात के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर देखिए, एक दूसरे का साथ रहने की कोशिश करिए, और यदि इस 1 साल की ड्यूरेशन में आपके रिश्ते सही हो जाते हैं तब डिवोर्स तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सचमुच ऐसा होता है। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दिए जाने के बाद भी बहुत सारे रिलेशंस जो स्टेयर नंबर 4 पर चढ़ने वाले होते हैं तलाक के लिए, वो दोबारा अपनी मैरिड लाइफ में दोबारा लौट जाते हैं। तो जुडिशली सेपरेशन में हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। उनके एक दूसरे के प्रति राइट्स, लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां वैसे ही रहती हैं। लेकिन यदि इस 1 साल के बाद भी बात नहीं बनती है तो कोर्ट को उन्हें डिवोर्स देना पड़ता है। चूँकि हमने बताया कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स लगभग आसपास की ही चीज़ें हैं, इसीलिए इन दोनों के ग्राउंड्स भी समान ही होते हैं, इक्वल हैं। एक पति अपनी वाइफ से जिन आधारों पर डिवोर्स ले सकता है वही आधार जुडिशियल सेपरेशन के भी हैं। एक पत्नी अपने पति से जिन आधारों पर डिवोर्स ले सकती है वही आधार जुडिशियल सेपरेशन के भी हैं। और ये ग्राउंड्स क्या क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आपको सेक्शन 9 में मिलेगा, जुडिशियल सेपरेशन आपको सेक्शन 10 में मिलेगा, एंड डिवोर्स आपको सेक्शन 13 में मिलेगा। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कब डिवोर्स क्लेम कर सकता है, जब कभी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मतलब कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी और के साथ में मेंटेन कर ली हो, हस्बैंड वाइफ ने यदि धर्म परिवर्तन कर लिया हो, संन्यास ले लिया हो, ऐसी कोई भी परिस्थिति आ गई हो, तो ये कुछ परिस्थितियाँ वो हैं जहाँ पर आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। वाइफ को कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स भी दिए गए हैं जब वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स क्लेम कर सकती है। जब हस्बैंड रेप, सोडोमी या फिर बेस्टिलिटी का दोषी रह गया हो, ये सब सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। जब हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का दोषी हो, किसी और के साथ में रिलेशंस बनाने लग जाए, वाइफ की तरफ ध्यान देना बंद कर दे, मेंटेनेंस करना बंद कर दे, उसको फाइनेंशियली हेल्प करना बंद कर दे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जहाँ पर एक व्यक्ति जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाकर अपनी बात को रख सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये 5 टॉपिक्स हमने अभी रीड करें, जिनके बाद मुझे लगता है कि आप सभी के लिए ये 5 टॉपिक्स को पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी हिंदू लॉ को समझने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि आप इस पूरे वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत अपनी बुक के थ्रू रीड आउट कर लेते हैं, यस केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी प्रेजेंटेशन पर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ध्यान दें। आप अपनी मार्किंग बढ़ाने के लिए हैंड राइटिंग के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दें। जहाँ तक हो सके आप सेक्शंस को मेंशन करना ना भूलें, और कम से कम एक केस में 5 केसेस को आप ज़रूर लिख कर आएँ। कंफर्टेबल आप जिस केस को याद करने में हो आप उन केसेस को याद कर लें, लेकिन केसेस आप ज़रूर लिख कर आएँ। ये हिंदू लॉ का हमारा फर्स्ट वीडियो था। सेकंड वीडियो में भी हम आपको और बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका हिंदू लॉ का ये पूरा का पूरा एक अच्छा पैकेज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम और बहुत सारी बातों को आपको से शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।